हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ा है। क्या असर पड़ा था। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना। ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमेना नहीं है। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं। और वैसे इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उनका आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि हर कंट्री के मार्केट जो हैं वो हर किसी कंट्री के लिए खुले हुए हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन होता है, इंटरेक्शन ऑफ अदर कंट्रीज, इंटरकनेक्टेड ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्लोबलाइजेशन ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, कोई नई प्रक्रिया नहीं कह सकते हम इसको। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, और ये कॉलोनाइजेशन के समय से ही है। इन 19th सेंचुरी वैन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया। 19th सेंचुरी के अंदर जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आए थे, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। और उस समय भी जो इंडियन स्पाइसेस थे, उनको स्पाइसेस मीन्स मसाले जो थे, उनको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता था ऑफ द वर्ल्ड। एंड फार्मर ऑफ साउथ इंडिया वर एंगेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स। और साउथ इंडिया के जो किसान थे वो इन क्रॉप्स को लगाया करते थे टिल टुडे, और आज तक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और ये जो स्पाइसेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम में एक आइटम है जिसे कि एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के दौरान कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश। जो कॉटन बेल्ट थी, मतलब जहाँ पर कॉटन ज़्यादा लगाया जाता है, ऐसा एरिया जो था इंडिया का, वो ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट करता था। एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड, और आखिरकार जो कॉटन था वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होने लगा एज अ रॉ मटेरियल के रूप में उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। कॉटन इंडस्ट्रीज़ इन मैनचेस्टर, और वहाँ पर जो कॉटन इंडस्ट्री थी मैनचेस्टर के अंदर और लिवरपूल के अंदर, वो फ्लोरिस्ड हुई। यानी कि उसके अंदर बढ़ोतरी हुई, या हम कह सकते हैं काफ़ी फली और फूली, पनपना जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। और उसका कारण यही था कि वो जो इंडस्ट्री थी मैनचेस्टर और लिवरपूल के अंदर, वो इसलिए फ्लोरिस्ड हुई थी क्योंकि उसको अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिल रहा था इंडिया से। डू यू हैव रीड अबाउट, क्या आपने पढ़ा है, द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। चंपारण मूवमेंट के बारे में जो कि स्टार्ट हुआ था बिहार के अंदर। और ये जो मूवमेंट था वो इसलिए स्टार्ट हुआ था बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन, कि जो फार्मर है उस रीजन के, उनको मजबूर किया जाता था कि वो इंडिगो की खेती करें। इंडिगो मीन्स होता है नील की खेती करें ऑन देयर लैंड, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन में लोकेटेड थे। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन, और वो लोग अनेबल थे, वो लोग नहीं उगा सकते थे फूड ग्रेन्स को अपने लाइफ को सस्टेनेबल करने के लिए। तो ये मूवमेंट के बारे में बताया कि चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था 1917 में, और ये कहाँ हुआ था, बिहार के अंदर हुआ था। और इसका मेन कारण ये था कि उन लोगों से कहा था कि नील की खेती करो, इंडिगो की खेती करो, और वो जो फूड ग्रेन की खेती करते थे उनको मना कर दिया था। अंडर ग्लोबलाइजेशन के अंडर में, पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, खास करके 1990 के अंदर जो किसान थे इंडिया के, हैव बीन एक्सपोज न्यू चैलेंज। अब उनके सामने एक नई समस्या आ गई, एक नया चैलेंज आ गया। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agriculture products are not able to compete with the developed countries। हालांकि जो हमारी इंडिया थी वो प्रोड्यूसर था राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी और जूट्स और स्पाइसेस का, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनका। लेकिन जो
इंडिया थी वो compete नहीं कर पा रहा था या competition नहीं कर पा रहा था डेवलप कंट्रीज से, बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी किसानों को, अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे रखे थी। तो वो जो वहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो हाईली सब्सिडाइज हुआ करता था। तो इस वजह से जो इंडिया के किसान थे वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ द क्रॉस रोड, और अब जो है इंडियन एग्रीकल्चर उसने अपना एक रास्ता ढूंढ लिया है टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल। एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी given to improvement of the condition of marginal and small farmer। तो हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा जो कंडीशन है मार्जिनल और छोटे किसानों की, उनकी कंडीशन को सुधारने से रिलेटेड हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सक्सेसफुल हो सकता है और प्रॉफिटेबल हो सकता है। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसने बहुत सारे वादे किए थे, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन आज वो भी कंट्रोवर्सीज के अंदर है, यानी उस पर भी वाद विवाद होता है। इट इज बीइंग एलेग्ड दैट इट हैज कॉज लैंड डिग्रेडेशन, और ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन है वो हो रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर केमिकल यूज़ करने पर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है, तो एक्वाफर्स यूज़ करने, अंडरग्राउंड एक्वाफर्स यूज़ करने पर या और भी जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने पर क्या होता है कि ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, और तो उससे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हेल्पफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। साथ ही में जो सॉइल है वो भी ख़राब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, और जो प्लांट हैं वो भी एक तरह से ख़राब हो जाते हैं ओवर यूज़ केमिकल करने से। और साथ ही साथ में ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है अगर हैंड पम्प्स वगैरह से या कुएं वेल वगैरह से, तो जो एक्वाफर्स है इनलैंड या हम बोल सकते हैं अंडरग्राउंड जो एक्वाफर्स है, एक्वाफर्स मतलब होता है पानी वाली जगह, तो वो फिनिश होने लग जाती है, ड्राइंग अप, सूखने लग जाती है, एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी खत्म होने लग जाती है। द की वर्ड टुडे इज जैनी रेवोल्यूशन, और आज का जो की वर्ड है वो है जैनी रेवोल्यूशन, विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियर, जिसके अंदर की जेनेटिक इंजीनियर को इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ज़्यादा यूजफुल है आज की डेट में, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स, क्योंकि ये इसको किया जाता है बिना फैक्ट्री से बने हुए केमिकल्स की मदद से, जैसे कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एंड इट डज नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, और इसी वजह से ये एनवायरनमेंट पर नेगेटिव असर नहीं डालती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू केमिकल्स यूज़ करने के। अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स, और जो कुछ इकोनॉमिस्ट है वैसे मानते हैं कि जो भारतीय किसान हैं हैव अ ब्लीक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन होल्डिंग एंड ग्रो स्मॉलर और स्मॉलर एज पॉपुलेशन राइजेस। अब ये बता रहे हैं कि आगे चल के जो इंडियन किसान है, भारतीय किसान है, उनका जो फ्यूचर है वो उसको हम बोल सकते हैं, इसमें ब्लैक में बोल सकते हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि फूड ग्रेन्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जो लैंड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, होल्डिंग्स ऑफ दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो भी उनकी लैंड है, लैंड होल्डिंग है वो छोटी छोटी होती जाएगी आगे चल के, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 600 मिलियन, और गाँव की जो रूरल पॉपुलेशन है वो लगभग 600 मिलियंस है, विच डिपेंड अपॉन 250 मिलियंस हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, और जो कि डिपेंड है 250 मिलियंस हेक्टेयर्स पर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एंड एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ऑफ हेक्टेयर पर पर्सन। और अगर हम एवरेज देखें तो आधे से भी कम पड़ता है एक व्यक्ति के पास एग्रीकल्चर लैंड। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न, और जो इंडियन फार्मर है
किसान है, जो भारतीय किसान है वो उसको अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाना चाहिए। डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, सीरियल से लेके हाई वैल्यू क्रॉप्स को लगाना चाहिए। दिस विल इंक्रीज इनकम। इससे क्या होगा, ये मेजर्स बता रहे हैं किस प्रकार से इंडियन फार्मर की जो दशा है उसको सुधारा जा सकता है। तो एक पहला तो ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है सीरियल्स के, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो अलग अलग उनको करना चाहिए सीरियल से लेके हाई वैल्यू क्रॉप तक। सेकंड जो है वो दिस विल इंक्रीज से क्या होगा कि उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जैत्रोफा एंड जोजोबा नीड्स मच लेस इरिगेशन। और बायोडीजल क्रॉप्स को लगाना जैसे कि जैत्रोफा है या जोजोबा है, ये जो क्रॉप्स हैं इनको इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है देन राइस और शुगर केन के कंपैरिजन में। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट, इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है हैज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्सन टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। और इंडिया का जो अलग अलग प्रकार का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कठोर है। हार्सन मतलब था काफ़ी कठोर होना, जिससे कि यहाँ पर हाई वैल्यू क्रॉप्स को नहीं उगाया जा सकता। हार्सन टू ग्रो अ वाइडन रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, क्योंकि उनके लिए ये जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जांपल मतलब कैसे क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो इसमें बता रखा है कि एग्जांपल ले सकते हैं सीरियल से लेकर हाई वैल्यू क्रॉप्स विल बी मीन्स इनको लगाना चाहिए दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड, जिससे कि जो इंडिया है वो फूड्स को इम्पोर्ट कर सकेगी। ड्यूरिंग 1916 के दौरान दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिज़ास्टर। 1960 के बाद से इसको एक डिज़ास्टर के रूप में देखा गया। इफ़ इंडिया इम्पोर्ट सीरियल्स, अगर मान लीजिए इंडिया जो है वो सीरियल्स वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज, इसमें बोला कि अगर इंडिया इम्पोर्ट करता है सीरियल्स को और एक्सपोर्ट करता है हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को, तो इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमी। और इससे क्या होगा, ये एक इकोनॉमी को सक्सेसफुल बनाने का एक साधन है, एक जरिया है। लाइक इटली, इजराइल, चाइना, जैसे कि इटली, इजराइल और चाइना है वो क्या करते हैं, बाहर से फूड मंगाते हैं, सीरियल वगैरह इंपोर्ट करते हैं। दीज कंट्रीज एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट्स, और ये जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट करती है फार्म प्रोडक्ट्स को, जैसे कि फ्रूट्स हैं, ऑलिव्स हैं, स्पेशलिटी सीड्स, जो स्पेशल सीड्स हैं वाइन के या वाइन है, एंड इम्पोर्ट सीरियल्स, ये सारी चीज़ें तो वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और सीरियल्स को वो इम्पोर्ट करते हैं, यानी बाहर से सीरियल्स मंगाते हैं और ये फ्रूट्स वगैरह, ऑलिव्स वगैरह, ये सब ये लोग बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क, क्या हम लोग ये रिस्क ले सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया कैसे जो किसान है वो एक तरह से सक्सेसफुल बन सकता है। अब ये जो इसमें एक पेपर की कटिंग दे रखी है उसमें बता रखा है कि द सीड्स ऑफ फार्मर सुसाइड, कि फार्मर क्यों सुसाइड करता है, उसके पीछे रीजंस दे रखा है कि क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों फार्मर ने सुसाइड किया। तो उसके पीछे रीज़न ये है, डेथ गिविंग पेज विद राइजिंग इंडेबिटनेस में तो होता है कर्जा, और लोग कर्जे से बचने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं या मौत को गले लगे लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो है क्रॉप फेलियर, फसल ख़राब हो जाना, या फिर प्राइस क्रैश कर जाना। मान लीजिए प्रोडक्शन में पैसा ज़्यादा लगा है लेकिन उसकी जो इनकम है प्रोडक्शन में जो खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उससे कम है। एक्ट एज अ ट्रिगर्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर्स के रूप में काम करती हैं। तो आज जो मैंने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, और कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो वो आप मुझसे
पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो उसको क्लियर किया जाएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।